मेरा बहनोई रोज मुझे अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए घर बुला लेता। बहन मना करती मगर बहनोई 20 लाख देता, तो इसीलिए बहन की एक भी न सुनती और दूध पिलाकर पैसे वसूल कर लेती और फिर घर आ जाती। लेकिन एक रात बहनोई खुद मेरे घर आ गया। रात का वक्त था, मना भी नहीं कर पाई। मेरे होश उड़ गए। उस रात हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे थे। मेरे बहनोई ने हमारे सामने बात ही ऐसी रखी थी। मेरा पति कहने लगा कि मुझे तो इस बात पर कोई ऐतराज नहीं है, इससे पूछ लो। उसने मेरी तरफ इशारा किया। मैं तो नज़र भी नहीं उठा पा रही थी। बात ही कुछ ऐसी थी। वो मेरे सामने हाथ जोड़ने लगा, कहने लगा देखो मेरा बच्चा बीमार है और डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि इसे माँ का दूध पिलाने की ज़रूरत है। तुम जानती हो कि तुम्हारी बहन बहुत ज़्यादा बीमार रहती है, वो इस बच्चे को दूध नहीं पिला सकती है। मैं तुम्हें बहुत अच्छे पैसे दूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पति का काम अच्छा नहीं चल रहा है। मैं तुम लोगों का पूरा पूरा साथ देने को तैयार हूँ। कहो तो अमन को एक अच्छी रकम दे देता हूँ जिससे ये अपना कारोबार शुरू कर ले, क्योंकि मेरे पास मेरा बेटा ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं नहीं जानती थी कि मेरा बहनोई अपने दोनों हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगेगा। वो मेरी मिन्नत कर रहा था। अपने भांजे की हालत तो मैं भी देख कर आई थी। अस्पताल में वो बहुत कमज़ोर हो चुका था। दोनों हाथों पर ट्रिप लगी हुई थी। मेरी बहन भी उसके पास बैठी परेशान थी। लेकिन मुझे हैरत हुई कि यह बात मेरे बहनोई ने क्यों कही। ये बात तो मुझसे मेरी बहन को कहनी चाहिए थी, और अगर ये कहते तब भी मैं इनकार नहीं करती। ये बात भी सच है कि अमन की हालत वाकई में ठीक नहीं थी। जब से मेरी शादी हुई थी मैंने सिर्फ ज़िंदगी की ज़रूरत ही पूरी होती हुई देखी थी। ख्वाहिश क्या होती है मैं नहीं जानती। इस वक्त तो मैं खुद ही बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त नहीं थी। इत्तेफाक से मेरी बहन का बेटा और मेरी बेटी एक ही दिन पैदा हुए थे। मेरा भांजा मेरी बेटी से बस चंद घंटे ही बड़ा था, लेकिन मेरी बेटी नॉर्मल डिलीवरी से हुई थी और मेरा भांजा ऑपरेशन से हुआ था और वो कमज़ोर था। कुछ दिन बाद घर पर मेरा बहनोई उसे लेने आ गया, लेकिन मेरी बहन की अपनी हालत ठीक न थी, इसलिए डिब्बे का दूध बच्चे को पिलाती थी, जो कि उसके पेट में ऐसे चुभता था कि उसको डायरिया हो गया। अभी ये हाल था कि उसके पेट में कोई भी चीज़ नहीं टिकती थी। वो जो भी खाता उसे उल्टी हो जाती। इसलिए डॉक्टर ने साफ कह दिया था अगर माँ का दूध इसे ना पिलाया तो ये मर भी सकता है। ये खबर भी मुझे अपने बहनोई के मुंह से ही सुनने को मिली थी। मैंने अमन की तरफ देखा तो उसने इस बात पर सर हिला दिया। मैंने भी बहनोई के सामने हामी भर ली। वो खुश हो गए। सबसे पहले तो उन्होंने मेरा घर बेचा और अपने घर के बराबर वाला घर खरीद कर हमें दे दिया कि बच्चों को खिलाने पिलाने में परेशानी नहीं होगी। यहाँ तक कि अमन का घर बहुत महंगा नहीं था, लेकिन ऊपर की सारी रकम मेरे बहनोई ने ही भरी थी। मैं अपनी बहन के पड़ोस में आ चुकी थी। मुझे तो लगा था कि ये देखकर मेरी बहन बहुत खुश हो जाएगी, लेकिन जब मैं अपने भांजे को दूध पिलाने के लिए अपनी बहन के घर गई तो उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। मुझे देखकर उसने अपना मुंह फेर लिया और फिर अपने बेटे को मेरी गोद में डालकर कमरे से बाहर चली गई। अपनी बहन का रवैया देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हुआ है। मैंने अपनी बहन के बेटे को दूध पिलाया। जब वो पेट भर के दूध पी चुका था फौरन सो गया। मैंने उसे बिस्तर पर लिटाया और बाहर आ गई। मेरी बहन उस वक्त लॉन में चक्कर काट रही थी। अजीब बेचैनी सी इस पर सवार थी, लेकिन जैसे मुझे देखा तो किचन में चली गई। मुझे ये सब जाहिर हो रहा था जैसे वो मुझे कतराने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं वजह नहीं समझ पाई थी। मैं अपनी बहन के पीछे किचन में गई तो मैंने देखा फ्रिज में से वो सब्जी निकाल रही थी। शायद खाना बनाने की तैयारी करने लगी थी। मैंने कहा दीदी आपको क्या हुआ है? कहने लगी कुछ नहीं, बस मुझे खाना बनाना है, मैं बहुत बिजी हूँ और जाहिर है तुम्हें भी अपने घर में बहुत से काम होंगे। तुम्हारा ये एहसान ही बहुत है कि तुम मेरे बेटे को खाने पिलाने के लिए आ जाती हो। वो तो ऐसे कह रही थी जैसे कि मैं उनके घर से जाने वाली नहीं हूँ। उनका रूखा सूखा रवैया देखकर मैंने सिर्फ इतना ही कहा, वो मेरा भांजा है, मेरे लिए बिल्कुल वैसा है जैसा कि मेरी बेटी। लेकिन दीदी ने मुझे किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और ना ही मुझे कोई बात कही, बस अपने कामों में बिजी रही। मैं भी उठकर वापस आ गई। इस वक्त मेरी बेटी अमन की गोद में थी और रो रही थी। शायद उसे भी बहुत भूख लगी थी। अमन मुझे घूर घूर कर देखने लगे। कहने लगे सबसे पहले अपनी औलाद को खिला पिला कर जाया करो,
ये ना हो कि तुम भांजे के चक्कर में मेरी बेटी पर ध्यान ही कम कर दो। मैंने कहा, अमन क्या हो गया है आपको? मैंने आपसे इजाज़त के बगैर तो वहाँ जाने को नहीं कहा था। और फिर आप जानते हैं ना, समीर ने एक छोटे से इलाके का पुराना सा घर बेचकर हमें अच्छे इलाके का बड़ा घर लेकर दिया है। लाखों लगा दिए हैं उन्होंने हमारे घर पर। मुझे तो लगा था कि मेरी बात सुनकर अमन का रवैया ठीक हो जाएगा, लेकिन वो कहने लगे, हाँ अब तुम मुझ पर यही एहसान जताती रहना कि तुम्हारा बहनोई हम पर क्या क्या एहसान कर चुका है। हालांकि मेरे बहनोई ने 20 लाख की रकम मेरे पति अमन को दी थी ताकि वो एक कारोबार शुरू कर सके। अमन कहने लगा, उसने हम पर कोई एहसान नहीं किया समझी। 2 साल बाद तुम्हारी बहन के यहाँ औलाद हुई है और जानती हो ना कि डॉक्टर ने क्या कहा है कि दोबारा तुम्हारी बहन माँ नहीं बन सकती। तुम्हारा बहनोई जो कुछ कर रहा है अपने बेटे के लिए कर रहा है, इसलिए मेरी बात कान खोलकर सुन लो। उसका कोई भी एहसान हमारे सर पर नहीं है। हाँ ये है कि तुम उसके बेटे पर एहसान कर रही हो। मुझे अपने पति की सोच पर हैरत हुई थी। मैंने कोई भी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने ये बात भी महसूस की थी कि जब भी मैं अपने भांजे के पास जाती मेरी बहन का मूड बहुत ख़राब हो जाता। बल्कि मेरे बहनोई मेरा बहुत ख्याल रखते थे। रात को जब भी वो अपने घर आते तो सबसे पहले मेरे दरवाजे पर दस्तक देते। दरवाज़ा अमन खोलते, फिर अमन को फलों की पैकेट पकड़ा देते और उनका कहना था कि ये सारे फल आज ही खाए और बहुत सारा दूध मक्खन मलाई देकर जाते। ये सब देखकर अमन का तो गुस्से से बुरा हाल होने लगा था। वो फलों को मेरे पास फेंक कर चले जाते, जैसे कि न जाने क्या हुआ हो। कहने लगे, ये तुम ही खाना क्योंकि तुम्हारा बहनोई खास तुम्हारे नाम देकर गया है। मैंने कहा, अमन आपको क्या हो गया है? समीर भाई ने यूं ही कह दिया होगा। आप तो बात ही पकड़ लेते हैं। मैं अपनी बेटी को गोद में पकड़े बहला रही थी क्योंकि वो रोए जा रही थी। उसे 2 दिन से बुखार था और वो किसी के पास भी चुप नहीं हो रही थी। इस वक्त मुझे अपनी बहन का फ़ोन आ गया कि जैन जग गया है और उसे भूख लगी है। हालांकि मैं अपनी बेटी को दूध पिला चुकी थी, लेकिन वो फिर भी रोए जा रही थी। मैंने अमन से कहा, बस आधा घंटा आप उसे संभाल लें तो मैं जैन को जाकर कुछ खिला पिला दूँ। उन्होंने मेरी बेटी को मुझसे यूं पकड़ा जैसे छीना हो। कहने लगे, हाँ जाओ, तुम जाकर गुलामी करो अपने बहनोई के बच्चे की। ये मेरी बेटी है, मैं इसे बहुत अच्छे से संभाल लूँगा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अमन को हुआ क्या है, वो क्यों मुझसे इस तरह का रवैया कर रहे हैं। इस वक्त मुझे जैन की फिक्र भी थी। बड़ी मुश्किल से उसकी सेहत कुछ बेहतर होने लगी थी। मैं फ़ौरन से अपनी बहन के घर चली गई। मेरी बहन मुझे देखकर जैन को मेरी गोद में डालकर कमरे से जाने लगी। मैंने कहा, दीदी आपको क्या हुआ है? आप क्यों मेरे साथ इस तरह का रुख सा रवैया रखती हैं? कहने लगी, तुम जो एहसान हम पर कर रही हो ना, बस वही किया करो। मेरा पति तुम्हें सिर्फ एक दूध पिलाने के जितने लाखों रुपए दे रहा है ना, मैं सब जानती हूँ। तुम दोनों हाथों से मेरे पति को लूट रही हो। ये सुनते ही मेरा दिमाग चकरा कर रह गया। मैंने कहा, आप ये क्या कह रही हैं? मेरा घर दूर था, इसलिए समीर भाई ने अपनी मर्जी से ही मुझे यहाँ पर घर लेकर दिया है। कहने लगी, और तुम्हारे पति को जो 20 लाख रुपए दिए हैं, जितनी मेहरबानियाँ वो तुम पर कर रहे हैं, बीवी की हैसियत से मुझ पर तो कभी नहीं करते। अपनी बहन की बात सुनकर मैं तो उसे हैरत से देखने लगी। वो कैसी बात कर रही थी? मैंने कहा, दीदी आप क्या कह रही हैं? कहने लगी, मैं वो दिन भूली नहीं हूँ जब समीर ने मुझे छोड़कर तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा था और कितना मजबूर किया था। वह तो जब माँ ने साफ साफ कह दिया कि जब तक बड़ी बेटी की शादी नहीं होगी वो पायल की शादी नहीं करेंगी, और जो रिश्ता बड़ी के लिए आया है तो बड़ी बेटी को छोड़कर हम छोटी से शादी वहाँ कभी नहीं करेंगे। तब जाकर समीर ने मेरे लिए हामी भरी थी। ये बात सुनकर तो मैं अपनी दीदी की शक्ल ही देखते रह गई। वो पिछली 5-6 साल पुरानी बात का ही सोच रही थी। ना तो मैंने कभी समीर भाई को इस नज़र से देखा था और ना ही शादी के बाद कभी उन्होंने मुझे ऐसी कोई बात की थी, क्योंकि मेरी बहन सोच रही थी कि शायद पहले उन्हें ऐसी कोई ख्वाहिश होगी, लेकिन शादी के बाद उन्होंने अपने रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाया था। और मेरी शादी तो अभी 2 साल पहले ही अमन के साथ हुई थी। जब समीर भाई ने रिश्ता मांगा था तब मैं 11वीं या 12वीं क्लास में पढ़ती थी। मेरे बाबा तो कभी भी मेरी शादी ना करते। बस उस वक्त हो जाने वाली बात को मेरी दीदी ने किसी दूसरे अंदाज में ही ले लिया था। दीदी आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उनके दिमाग में बैठा शक का कीड़ा मैं कभी भी निकाल नहीं सकती थी। मैं तो अमन के रवैये से भी परेशान थी।
अब तो मैं सोच में पड़ गई थी कि करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि जैसा मेरी बहन सोच रही थी ऐसा ही कुछ रवैया मुझे अमन का भी नजर आ रहा था। मैंने बहनोई से कहा, अमन का काम अच्छा चल रहा है, अब से आपको मुझे फल और मक्खन लाने की ज़रूरत नहीं है, और अमन बहुत अच्छे हैं, वो सब मेरी ज़रूरत का पूरा कर रहे हैं। मेरी बात सुनकर मेरे बहनोई मुझे गौर से देखने लगे। कहने लगे, कुछ हुआ है क्या? परी ने तो तुम्हें कुछ उल्टा सीधा नहीं कहा? शायद मेरी दीदी ने जो बातें मुझसे कही थी वो समीर भाई से भी कही थी, तभी उन्हें अंदाजा हो गया था। मैं उस वक्त दीदी की बातों से बेहद परेशान थी, इसलिए रोने लगी। मेरे बहनोई वापस चले गए। मुझे लगा कि बस कहीं मेरी वजह से बहन और बहनोई के रिश्ते में दरार न पड़ जाए। 8 महीने होने वाले थे मुझे अपने भांजे को संभालते हुए। वो काफ़ी सेहतमंद हो चुका था, इसलिए मैंने सोचा अब मैं बहनोई को मना कर देती हूँ और उनसे ये भी कह दूंगी कि जो पैसे वो हमें दे चुके हैं हम आहिस्ता आहिस्ता वो भी वापस कर देंगे, ताकि दीदी को ये न लगे कि मैं आपके एहसान तले ऐश कर रही हूँ। और अमन से भी कह दिया कि जो समीर भाई ने दिए हैं मुझे वो अपने पास नहीं रखने हैं। जैसे जैसे आपका कारोबार बढ़ता जाएगा हम पैसों को जमा करेंगे और समीर भाई को वापस लौटा देंगे। ये बात सुनकर अमन मेरी तरफ गौर से देखने लगे। कहने लगे, ये बात अब तुम्हारे दिमाग में किसने डाल दी? मैंने कहा, आपका रवैये से मुझे लगता है जैसे आप मुझ पर शक करने लगे हैं, और मैं ये सब कुछ नहीं जानती। बस साल 6 महीने की और बात है, और मेरा भांजा जब खाना खाने लगेगा तो उसे मेरी ज़रूरत नहीं रहेगी। मैं चाहती हूँ उस वक्त तक घर की कीमत भी समीर भाई को दे देंगे, और ये घर बेचकर आप मुझे जहाँ चाहें ले जाएं। मुझे यहाँ नहीं रहना। मेरी बात सुनकर अमन कहने लगे कि तुम शायद ज़्यादा ही सोच रही हो। मैंने कहा, नहीं, आप सबने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया है, और मैं वही करूँगी जो मैंने सोच लिया है। अमन शायद अपने रवैये पर शर्मिंदा हुए थे। 8 महीने का वक्त भी गुजर गया। अब मेरा भांजा जैन घर की हल्की फुल्की चीज़ खाने लगा था, लेकिन उसको मुझसे बेहद मोहब्बत हो गई थी। जाहिर सी बात है कि वो मेरे वजूद का हिस्सा नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे बहुत करीब था, और डॉक्टर ने भी कह दिया था कि अब आप जैन को ऊपर की चीज़ खिला पिला सकती हैं। दीदी तो जैन को मेरे पास भी भटकने नहीं देती थी। ना जाने उन्हें किस बात का डर था। मैंने वो घर बेचा और एक दूर दराज के इलाके में घर ले लिया। अमन ने भी पैसे जमा करके समीर भाई के सारे पैसे उतार दिए थे। हमारे हालात अब काफ़ी बेहतर हो गए थे। अब मैं दीदी के घर बहुत कम जाती थी, लेकिन जैन जैसे ही 15-16 साल का हुआ खुद ही मुझसे मिलने आ जाता था। वो और मेरी बेटी एक ही स्कूल में पढ़ते थे, और ये एक इत्तेफाक था, इसलिए मेरी बेटी से कुछ न कुछ पूछने के लिए वो हमारे घर आने लगा। मैं बचपन में ही इसके साथ रह चुकी थी, इसलिए जब वो घर आता तो मेरी उससे मोहब्बत और ज़्यादा होने लगी थी। उससे दीदी के बारे में पूछती तो कहता, माँ का रवैया तो ऐसा है, जब भी कहता हूँ कि आपके घर जाना है तो साफ मना कर देती हैं। मैंने कहा, तुम्हारी माँ जो कहती हैं ठीक ही कहती हैं। मेरी बेटी भी मेरी इकलौती बेटी थी। ऐसे ही वक्त गुजरने लगा, लेकिन मेरे सर पर तो आफत सी टूट पड़ी जब मेरी बहन ने रोते हुए मुझे फ़ोन किया और कहने लगी, जैन और मेरी बेटी शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर तो मेरा दिमाग चकरा कर रह गया। कहने लगे, तुमने अपनी बेटी को भी मेरे बेटे का घर दिखाया है। तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी हमेशा बर्बाद रही है। समीर ने कभी मुझे वो मोहब्बत नहीं दी जिसकी मैं हकदार हूँ, और तुम्हारी बेटी ने वो तमाशा लगाया है कि हमारे घर में तो तूफान ही उठ गया। मैंने कहा, दीदी आप कैसी बातें कर रही हैं? जैन की शादी किसी भी कीमत पर मेरी बेटी से नहीं हो सकती, क्योंकि वो उसका भाई है। मैंने जैन को अपना दूध पिलाया है। बहन कहने लगी, ये बात तो तुम्हें अपनी बेटी को समझानी चाहिए थी, जिसने ना जाने कौन से डोरे डाले हैं मेरे बेटे पर। मैंने कहा, मेरी बेटी इस बात से वाकिफ़ है, वो जानती है। मैंने कहा, शायद आपने जैन को ये बात कभी नहीं बताई होगी, वरना वो कभी भी ऐसी बातें नहीं करता। दीदी कहने लगी, वो मेरी बात सुनता ही कब है? मैंने दीदी का फ़ोन कट कर दिया तो मेरे बहनोई की कॉल आने लगी। वो भी मुझसे कह रहे थे कि जैन तुम्हारी बेटी से शादी करने की जिद पकड़ बैठा है, वो हमारी कोई बात नहीं सुन रहा। मैंने उससे कहा कि वो तुम्हारी बहन है, तो कहता है कि आप लोग मेरी शादी उससे ना कराने के बहाने ढूंढ रहे हैं। वो मुझसे कहने लगे, आज जैन तुम्हारे घर आएगा, तुम्हें उसे समझाओगी। शाम को जैन घर पर आया तो आंखें सूजी हुई थी। कहने लगा, मौसी, मेरे माँ बाप ने मेरी शादी न कराने के बहुत सारे बहाने ढूंढ रखे हैं, लेकिन मैं सच जानना चाहता हूँ। मैंने कहा, जो कुछ तुम्हारे माँ बाप ने कहा है वो सच है,
तुम समायरा के भाई हो। अगर तुम्हारे दिल में मेरी जरा भी इज्जत है तो समझो कि मैं सच कह रही हूँ। और समायरा इस बात को जानती है। वो कहने लगा कि मेरी कभी इस बारे में बात नहीं हुई, लेकिन आप कह रही हैं तो ठीक ही कह रही होंगी। ये सुनकर वो चला गया। मुझे मालूम हुआ कि वो अब पढ़ने बाहर मुल्क चला गया। अब वही नौकरी के साथ साथ सेटल हो चुका है। और एक रात मेरी बहन और बहनोई मेरे घर पर आ गए और मुझे मेरी बहन माफ़ी मांगने लगी। वो मेरे पैरों पर गिरकर कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत रवैया किया। मैं सच में अंधी हो चुकी थी, लेकिन तुमने मेरे बेटे को समझाया, उसने तुम्हारी बात मान ली और तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ। और फिर हम खुशी खुशी मिलकर रहने लगे। दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।